नमस्ते दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था जो हमने सी टेट का आपका 2019 का हमने पेपर किया था थोड़ा सा। बाकी उसका जो पार्ट है, बाकी जो बचा हुआ है, जो टिपिकल पेडागोजी है, वो हम इसको कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है लास्ट वीडियो भी आपको अच्छी लगी थी, तो ये भी अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तरीका अलग होगा। देखिए 106 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि इन द मल्टी लिंगुअल क्लासरूम, ठीक है, लर्नर्स कैन इंटरैक्ट। जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है उसमें जो लर्नर हैं, क्योंकि इंग्लिश में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसको थोड़ा सा आप समझिए कि इंग्लिश इतनी टफ नहीं। जब आप पढ़ेंगे रेगुलर तो मजा आने लगेगा। इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरैक्ट। कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं? इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको सारा नहीं बताऊंगा, ओके। चीजें मुझे लगता है गलत चीजें नहीं बतानी चाहिए, सीधा टू द पॉइंट बताना चाहिए कि वो कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। in their own language and can be mixed with other language। मतलब इसके अंदर क्या है? in their own language and can be mix of words from more than one language। मतलब आप उनकी मदर लैंग्वेज में उनसे बातें करें और उसके साथ आप चाहें तो कोई और लैंग्वेज भी आप उसमें ऐड कर दें, तो बच्चों को सही समझ में आती है। अगर आपको मेरी जो पढ़ाना तेज लगेगा तो आप प्लीज़ इसकी स्पीड स्लो कर लीजिएगा, और अगर आपको स्लो लगेगा तो इसकी स्पीड यूट्यूब में तेज कर लीजिएगा, ठीक है। परेशानी की कोई बात नहीं है, ऑप्शंस टेक्निकली आपके पास होते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर डिटर्मिनिस्टर कह रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो इसके अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें हम डायग्नोस करते हैं, हम जो बीमारी की कहते हैं ना, इलाज कराने जाते हैं, डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस्टिक जगह पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, फिर वो हमारी बीमारी को बताते हैं, फिर बीमारी का इलाज होता है। तो उसी तरीके से ये कह रहा है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं आर एडमिनिस्ट्रेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप इंग्लिश में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेड है। इसका मतलब ये भी होता है प्रबंध करना, देखभाल करना, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो होती हैं, जो पावर्स होते हैं, वो भी मतलब है। और एक मतलब है जो कुछ भी चीज़ को आप जब पेपर वगैरह बनाते हैं या कुछ भी काम कोई करते हैं तो हम उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, हम क्यों करते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्यों करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम ये इसलिए पता करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें प्रॉब्लम पता लग जाए और फिर उसका हम निदान भी कर सकें, उसकी हम दिक्कतों को सॉर्ट आउट भी कर सकें। तो यस, यू आर राइट। इसका आंसर होगा पहला वाला, फाइंड आउट डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज। ताकि रेमेडीज हमें पता लग जाएं और हम बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर दें। नहीं तो बच्चा प्रॉब्लम में फंसा ही रहेगा और हम कभी कुछ उसकी मदद कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच को ध्यान रखिएगा दोस्तों। स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है वो गिव मोर इम्पोर्टेंस टू, किसको इम्पोर्टेंस देती है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच? सीधा सीधा आपने ज़्यादा टेंशन पा लेनी है, उसमें आपको याद रखना है लिखना और पढ़ना, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसको ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या करती है? लिखने पे जोर देती है और पढ़ने पे जोर देती है, या ये कह लो कि जो पढ़ने पे और लिखने पे जोर दे वो अप्रोच स्ट्रक्चरल अप्रोच कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट वाले को ध्यान से देखना चाहिए, कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज। मतलब कि इसके अंदर से ऐसी कौन सी चीज है जो मीनिंगलेस है। मतलब बाकी तीन की तो मीनिंग होगी, कुछ फायदा होगा एक्टिविटी करा के, बाकी जो एक होगा वो मीनिंगलेस होगी, वो हमें ढूंढना है। उसने बोला है क्योंकि डज नॉट, उसके अंदर से ऐसी जो है वो ढूंढो जो खराब है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज, जो मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी के अंदर नहीं आती। इंटरेक्टिव विद टेक्स्ट, अच्छा। यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। इंटरेक्टिव विद टेस्ट, इसको हम नहीं करेंगे कि इंटरेक्टिव टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको चलो, हो सकता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं यार ये गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू पीर, हाँ भाई, पढ़ोगे और अपने दोस्तों को सुनाओगे,
ठीक है। रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, खूब तेजी से चिल्लाओ और उसको ट्रांसलेट करो, इससे फायदा होगा। अब बचे दो, इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये तो सही चीज है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या हो गया आपका ये, जो कि गलत है। इसको मैं अलग तरीके से दिखाऊंगा, नहीं तो हो सकता है कि आप इसको मान लो कुछ गलत, इसको कंसेप्ट को पकड़ लो। तो ये रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड ट्रांसलेटिंग इट, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को इंटरेक्ट होना चाहिए, टेक्स्ट के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज भी होनी चाहिए। रीडिंग टेक्स्ट अपने दोस्तों के साथ पढ़े और साथ में उनके साथ दोहराए भी, ये सब होना चाहिए। एक अच्छी स्टडी के अंदर, एक अच्छे क्लासरूम के अंदर फायदा होता है बच्चों को। पहले स्थान भरना आपको। कॉम्प्रीहेंशन is the skill of reading a piece of text closely or intensely for the purpose of extracting specific information from the text। ठीक है, ये कह रहा है कि हम कोई कोई फिल इन द ब्लैंक्स बनना है कि इंटर इन फिर इन क्या, ये ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, लोकल कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांजैक्शनल कॉम्प्रिहेंशन, इन्फिरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन, इन्फिरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। तो इन्फिरेंशियल, ग्लोबल, लोकल, ट्रांजैक्शनल, इसमें से कौन सा होगा? तो जब भी हम कोई भी कॉम्प्रिहेंशन है, समझ लीजिए इसको, ये क्वेश्चन अच्छा है। इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने कोई पीस ऑफ टेक्स्ट, हमने उसको क्लोजली पढ़ रहे हैं, कोई पीस ऑफ टेक्स्ट है, कोई पूरा अखबार है, उसके अंदर से हमने सिर्फ एक वर्ड को हम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। और इंटेंशनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालें, हम उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ रहे हैं। कई बार हम हेडिंग भी पढ़ सकते हैं या बोल्ड बोल्ड चीजों को पढ़ सकते हैं, पूरा पैराग्राफ है, हम सारा ना पढ़ के सिर्फ बोल्ड चीजों को पढ़ लें, हम समझ लें हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। आप समझ रहे हो, कई बार हम नंबर देते भी हैं तो पूरा नहीं पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं और उससे हम आइडिया लगा लेते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ इस तरीके से है। तो जो इस तरह की जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसे बोलते हैं हम लोकल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लोकल नहीं होता, ये तो अनुमान वाला होता है, ग्लोबल तो होता है अलग, ट्रांजैक्शनल ये भी नहीं होता, तो लोकल वाला, ठीक है। इसको डिटेल में हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। लोकल वाला इसका आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग in which the teacher provide the situation and helps the class to prepare it। मतलब ये वो राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड कराता है, सिचुएशन देता है, आप इस पर काम करो, फिर मदद भी करते हैं। द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड, फीडबैक भी देते हैं टीचर, डायरेक्शन भी देते हैं। एक्सपेंशन मतलब उसको थोड़ा एक्सपेंड भी करते हैं, आइडियाज भी होते हैं भाई, थोड़ा एक्सपेंड भी कर देते हैं। एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, देखो ये हो गया टू द लर्नर्स, उनको आइडियाज भी थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको और बेटर बेटर लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसी जो राइटिंग है, जो ऐसा जो काम हो रहा है इस तरह की राइटिंग में, वो कौन सी राइटिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग, प्रोडक्ट राइटिंग। ऑब्वियस सी बात है वो गाइडेड राइटिंग होगा, वो गाइड किया जा रहा है, कंट्रोल तो उसमें कहीं से कहीं तक है ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, पूरी उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा ये पूरा टेक्स्ट। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भीख मांग रहे हैं हम, अब आदत है क्या करें, आप लोग करते नहीं हो बिना बोले, तो लाइक तो कर ही दीजिएगा एटलीस्ट, गुरु दक्षिणा दे दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है अ टीचर, टीचर आस्क द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, ठीक है। एक टीचर ने क्लास 5 वाले बच्चे को क्या किया, टेक्स्ट को पूरा पढ़ो, थॉरोली रीड द टेक्स्ट थॉरोली, देन शी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आरटीसी। इन दिस प्रोसेस शी इज एनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर, देखो हमने स्टैंजा पढ़े थे लाइन के, जैसे सपोज करो ये, इसको मान ले चलो, अगर ये कोई कोई भी पोयम है, ठीक है, उसकी कुछ लाइन्स हम ले लें, तो उनको बोलते हैं राइट टू द कॉन्टेक्स्ट आरटीसी। एम में जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आप देखोगे एम में इंग्लिश वगैरह में आरटीसी बहुत आते हैं, ठीक है। तो आरटीसी कुछ नहीं होते, राइट टू कॉन्टेक्स्ट, इसी की ये फुल फॉर्म है, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हो गया, कोई अलग चीज नहीं है। तो राइट टू कॉन्टेक्स्ट ये, अब उसने कुछ लाइंस पढ़ी, अब उससे हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है
इस प्रोसेस में जो टीचर है वो बच्चे की किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, स्कीमिंग को, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग या एक्सटेंसिव रीडिंग। इसको बताने से पहले सबसे पहले आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कीमिंग में क्या करता है। स्कीमिंग है ना, इसके अंदर फास्ट पढ़ता है, वो जो लर्नर है फास्ट पढ़ता है, बस जल्दी जल्दी पढ़ता है, बस थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करके कि बस थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो सब बताते हैं एक बार तेजी से पढ़ लो, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लगा लो। बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, जब हम करना होता है या हिंदी के अंदर पैसेज पढ़ते हैं तो हम बहुत जल्दी से पढ़ते हैं कि मोटे मोटे तौर पर हमें चीज़ें मिल जाएं ताकि जनरल से आइडिया लग जाए। क्योंकि तरीका होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता भी, तो पर एग्जाम्पल भी आ गया बहुत अच्छा। तो आप जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पढ़ते हो, फिर दोबारा से पढ़ते हो, दोबारा फिर पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा मतलब ढंग से पढ़ते हो, कुछ चीज़ छूट ना जाए। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ों में काम आ जाएगा। जब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फास्ट तो वो होता है स्कीमिंग। स्कीम का मतलब होता है वैसे तो स्कीम मलाई निकालना, वैसे अगर वैसे देखा जाए जनरल। तो दोस्तों स्कीम मतलब हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं। स्कैनिंग का मतलब है जल्दी से जल्दी, मतलब दो चार वर्ड देखे और आइडिया लगा लिया, हाँ ठीक है चलो जी, दो चार वर्ड देख रहे हैं, ज़्यादा मतलब स्कैन कर लिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इंटेंसिव भी बहुत अच्छा। इंटेंसिव होता है बहुत ज़्यादा मतलब ढंग से पढ़ना, इंटेंसिव। और मैंने बताया जैसे कि पैसेज है, आपने पहले स्कीमिंग की, उसकी स्कीम की, बस हाँ जल्दी जल्दी पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप उसको क्वेश्चन करने के बाद फिर आप इंटेंसिव पढ़ते हो, फिर ढंग से पढ़ते हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप कोई क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छा बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया कहाँ है, फिर आप उसको स्कैन करते हो, उसके क्वेश्चन में बीच में ढूंढते रहते हो, ये आ गया वर्ड, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अच्छा ये आ गया, तो पूरी लाइन पढ़ते हो, फिर आप स्कैन करते हो जल्दी जल्दी, जनरली मतलब भागम भाग से। फिर एक एक्सटेंसिव रीडिंग जनरली उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं जनरली जिनको बस हम रीडिंग कर रहे हैं, ओनली रीडिंग ना, रीडिंग, सिर्फ उसे रीडिंग करा रहे हैं। जनरल इमला टाइप से होती है ना, इमला जो हम कराते हैं, इमला, ठीक है, जो इमला हम कराते हैं हिंदी में, बस रीडिंग करा दी। जैसे कई बार हम छोटी क्लास जो होती है उसमें भी हम बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो कोई पूछता क्या हो रहा है, कहते हैं जी इमला हो रही है, बच्चे बस रीडिंग कर रहे हैं, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया ये वाला। तो अब बिल्कुल आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर क्या है, इंटेंसिव। क्योंकि भाई वो राइट टू कॉन्टेक्स्ट लिख रहा है, वो पूरी एक चीज बिना ढंग से समझेगा नहीं तो कैसे होगा। मेरा चैनल है इग्नू एम में, रुक जा, इग्नू एमवीजी कैंपस में, भूल जाता हूँ नाम बदल दिया ना उसका। उसमें आप देखेंगे कि आरटीसीज है तो कितना डीपली पढ़ना पड़ता है, आपको बड़ा मजा आएगा। या कोई भी अगर साथी हो तो उसे बताना हमारे जो चैनल है वो है इग्नू एम ई जी कैंपस। एम ए जी इग्नू का जो एम ए इंग्लिश है ना, एम ए जो इंग्लिश है उसका कोड है कोर्स का, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों, पूरी उम्मीद है ये समझ में आएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद, जो कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट है वो किससे जुड़ा हुआ है ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसका रटने का तरीका है स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। स्टीफन हॉकिंस से स्टीफन कृष्ण, तो कृष्ण से कृष्ण भगवान देख लेना, आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपके हॉकिंस हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा जब हम किसी बच्चे को इंग्लिश सिखाते हैं, कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं, तो पहले हम उसको ABCD सिखाते हैं, फिर उसको दो वर्ड सिखाते हैं, फिर कुछ सिखाते हैं, फिर ग्रामर सिखाते हैं, फिर लाइन बनाना सिखाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, तब जाकर हम बोलते हैं बेटा नाउ स्पीक, अब बोलो बेटा। अब वो इतने इस पूरे चक्कर में, जो कि इंडिया के अंदर ये होता ही है, हम उतना पक जाता है, इतना परेशान हो जाता है, कहता है भाई मेरे बस की तो है नहीं, मेरे से इंग्लिश हो नहीं पाएगी, ठीक है। और उधर ही ये दो बच्चे मान के चलो, एक रंगा एक शंगा, ये इंडिया में पैदा हुआ है, ये मान के चलो US में पैदा हुआ है, इसको अपना आप इंग्लिश आ जाएगी, इसे कोई नहीं सिखा रहा कम्युनिकेशन में, इसको हिंदी आ जाएगी, इसे कोई नहीं सिखा रहा 5 साल का बच्चा। लेकिन जब हिंदी एज ए स्टडी करेगा तो उसे हिंदी पढ़नी होती है, इसको भी इंग्लिश पढ़नी होती है, क्योंकि लैंग्वेज बोलना अलग चीज़ है, पढ़ना अलग चीज़ है। क्यों आ गई, क्योंकि इसको किसने सिखाया नहीं, इसको सीधा ही हमने इनपुट डाला लैंग्वेज का, बेटा ये बोल, और उसने आउटपुट निकाल दिया। यही
कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का जो कंसेप्ट दिया है, ये स्टीफन क्रिस ने बोला कि अगर आपको किसी को लैंग्वेज सिखानी है तो इतना ताम तोड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसको इनपुट दो जो कॉम्प्रिहेंसिबल, जो आपको समझाना है, और वो सीख जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप सोचते हो कि ऐसा करें वैसा करें। तो बस इन्होंने यही कहा, बस जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है, बाकी डिटेल में पूरा चैप्टर इसका बन सकता है, तो वो आपको फायदा करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। रीडिंग की कौन सी इनमें से स्किल नहीं है? ठीक है, तो आप समझिए, कनेक्टिंग रीडिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। रीडिंग की स्किल नहीं है, कनेक्टिंग स्किल नहीं है। तो आप रीडिंग की सबसे पहले आप स्किल को देख लीजिए, रीडिंग की कौन कौन सी स्किल होती हैं। ठीक है, जो पहली होती है वो होती है स्कीमिंग, स्कीमिंग। दूसरी होती है स्कैनिंग, हमने अभी करी स्कैनिंग। एक सेकेंड, इसको हम सही तरीके से लिख देते हैं ताकि परेशानी आपको ना हो। स्कैनिंग दो, फिर होती है इन डेप्थ रीडिंग, मतलब इंटेंसिव रीडिंग, अभी हमने पढ़ाई था रीडिंग। उसके बाद चौथी होती है आपकी फोनेमिक अवेयरनेस, फिर होती है फ्लुएंसी, इसको तो अलग से पढ़ाना है चैप्टर। उसके बाद होता है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, फिर उनकी सब जो इनकी इन सब की जो आपकी जो रीडिंग स्किल है, इनकी सब स्किल भी होती है। सब स्किल में कौन कौन सी होती हैं? 6 होती हैं वो। सिंथेसाइजिंग, दूसरी होती है कनेक्टिंग, आपको आंसर ही पता लग गया होगा। उसके बाद होती है प्रिडिक्टिंग, ठीक है, डिक्टिंग है, ये सी है। उसके बाद होती है वोकेबलरी, वोकेबलरी को मैं छोटा कर देता हूँ। फिर होती है राइटिंग। 6 क्या होती है? फोनिक्स। अब आप, ठीक है, अब इसके अंदर से कौन से नहीं है? इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग। प्रिडिक्टिंग सब स्किल इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो आप देख लीजिए, कनेक्टिंग है, प्रिडिक्टिंग भी है, प्रिडिक्ट करते हैं आप, सिंथेसाइज भी होती है। ट्रांसक्रिप्टिंग जो है सिंपल सी बात है, ट्रांसक्रिप्ट में आप कॉपी करते हैं। तो ये आंसर इसका होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को आप कॉपी कर रहे हो, तो ये कोई भी रीडिंग स्किल आपकी है ही नहीं। तो इसको वैसे भी आप सीधा सीधा कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा बता देते हैं, थोड़ी मदद हो जाएगी, दिमाग में रहेगा, क्या पता कहीं से कुछ भी पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इम्पोर्टेंट इन इनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन। ये बच्चे की हमें स्पीकिंग स्किल सिखा, मतलब बढ़ानी है, इनमें से सबसे कम फायदे क्या कौन सा है? लिसनिंग पेशेंसली टू चिल्ड्रंस टॉक, हम उसको सुन रहे हैं बहुत ध्यान से कि बेटा बोलता रहे। ठीक है, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड आइडिया, उसको हमने बोला भी कुछ भी बोलता रहे, हम सुन रहे हैं। आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो। ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन ए गिवन टॉपिक, तो आपको पता ही लग गया होगा इसके अंदर से आंसर है कि सबसे ज़्यादा जो बोलने को लिए बिल्कुल हम अलाउ नहीं कर रहे, वो हम नहीं कर रहे। गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी द फीलिंग ऑफ आइडियाज, यहाँ भी दे रहे हैं। और हम जो नहीं दे रहे, हम तीसरे में कुछ नहीं दे रहे, हम उसको अलाउ ही नहीं कर रहे, बेटा तू बोल सकता है। ठीक है, तो आस्किंग क्लोज एंड क्वेश्चंस, क्लोज एंड क्वेश्चंस के आंसर होते ही नहीं, सीधा हाँ हुआ दो चार चीज़ों में खत्म हो जाता है, फिर वो कहाँ से बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर is helpful in developing language of learners as at primary level literature is helpful in developing language of learner as, उसकी जो लर्नर्स की जो डेवलप हम कर रहे हैं लैंग्वेज, वो किस तरह डेवलप हो रही है आप देखिए। तो इसके अंदर हम किसे क्यों सिखाते हैं? तो सिंपल से सीधा सीधा इसका आंसर यही है कि इसका जो सेकंड, इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जॉनरा, इसको जो ये वर्ड है ना जेनरिस पढ़ोगे आप, ये जॉनरा होता है, मतलब इसमें अलग अलग शैली जब बच्चा सीखता है,
तो बचपन में हम उसको लैंग्वेज सिखाते ताकि वो अलग अलग शैली सीखे, समझे, चीज़ों को अच्छी तरीके से करे। ठीक है, नेक्स्ट है टीचर प्रिपेयर ए वर्कशीट एंड रिमूव एवरी सेवंथ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, देन शी आस्क्ड द लर्नर्स टू रीड द टेक्स्ट, आफ्टर दैट दे वर आस्क्ड टू कंप्लीट द वर्कशीट विद मिसिंग वर्ड्स, द टास्क गिवन ऑन द वर्कशीट। ये तो जनरल पेपर है कि एक टीचर है, उसने पूरी लाइन लिखी, फिर वर्ड्स खाली छोड़ दिया, फिर लिख दी लाइन, मतलब यहाँ तो लाइन वर्ड लिख दिए, फिर खाली, फिर वर्ड, फिर खाली। ये क्या होता है आपको पता ही, क्लोज टेस्ट होता है, हम बड़े बड़े एग्जाम्स में इसको करते हैं, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं दोस्तों। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ये सब हटा देते हैं, सेव कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स, लैंग्वेज एक आर्बिट्रेरी है, इसका क्या मतलब है ये आपने समझना है। ठीक है, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन मतलब कि इसमें एक आप ये समझ लीजिए कि समथिंग इज डिटरमाइंड बाय द जजमेंट एंड फॉर ए स्पेसिफिक रीजन, कुछ हम डिटरमाइन करते हैं और किस चीज को स्पेसिफिक रीजन में काम कर रहे हैं। एक सेकेंड सही कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत ना हो। तो इसने पूछा कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, इसका आप मतलब क्या है, आप इसको समझ लीजिए कि इसको आपको रट लेना, सिंपल सी बात। इसका मतलब ये है कि कोई भी लैंग्वेज जो होती है, इसमें देखा है देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, मतलब कोई भी वर्ड जिसका ओरिजिन हो रहा है और जो मीनिंग है उनका कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने बताया लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, इसका मतलब ये होता है कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। तो लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है मतलब कि अब आप समझिए हो कि लैंग्वेज का अगर हमने किसी का नाम कुछ रख दिया तो उसका जिसका नाम रखा गया है उससे कोई खास वो रिलेशन नहीं है कि आप बोलोगे जो नाम रखा गया उससे कुछ सिमिलर है। अगर हम हॉर्स को हॉर्स बोलते हैं, ठीक है, तो हॉर्स जो है उसका इससे कोई रिलेशन है। अगर मैं इसको कैट बोलता हूँ तो कैट का कोई रिलेशन है, ये कोई रिलेशन नहीं। इसका मतलब है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, इसको समझ लीजिए, बाकी इसका पूरा चैप्टर बनना चाहिए, ये हम बता देंगे, इतनी जल्दी तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है डिटेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, टीचर ऑब्जर्व दैट Naveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic, पढ़ने के बाद भी ढंग से नहीं लिख पा रहा। However, she was able to write is under adult or peer guidance. This guidance is called, मतलब दोस्तों की हेल्प से लिख देती है लेकिन अकेले नहीं लिख पा रही, तो इस गाइडेंस को क्या बोलते हैं, एज सभी को पता ही है, इसे बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, जब कोई मदद करता है। स्कैप फोल्डिंग और जेपीडी के लिए अलग से क्लास एक वीडियो बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, पहले देख लो कितना रहेगा, हाँ हो गया खत्म, लास्ट है। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू, जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उसका पर्पज क्या नहीं होता। ठीक है, डेवलप क्रिएटिविटी एमंग, मतलब किसी को टेक्सचुअल को एक्सरसाइज करा रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, तो क्या इसका फायदा नहीं होता, मतलब हम क्यों नहीं करा रहे हैं। बाकी तो हमारा जो मोटिव है बाकी सब तो मोटिव है सिवाय इसके जो आपको छांटना है, नोट लगा दिया ना। डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, हम तो चाहते हैं क्रिएटिव हो। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बिल्कुल ठीक है। मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर को मेमोराइज करें। देखो जब भी मेमोराइज की बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ और फिर आगे बढ़ो। गिव एक्सपोजर टू लैंग्वेज लर्निंग, एक्सपोजर दिया जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो उसका पर्पज है, हम मेमोराइज नहीं कराना चाह रहे उसको, हम चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस करे, चीज़ों को समझे, करे, ये करे। तो ये है, थोड़ा सा टाइम लगा, पहला है तो मैंने धीरे धीरे पढ़ा है। अगर आपको जल्दी पढ़ना उसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब से, आजकल एक नया तरीका चल गया है, तेज लगे तो स्लो कर लो, स्लो लगे तो तेज कर लो। आई होप कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छा लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कुछ साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पैडागोजी चलेगी, वो भी सिर्फ इंग्लिश की जनरली, और सिर्फ पैडागोजी होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं तो वहाँ कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ चलेगी पैडागोजी, और बाकी जो अदर चैनल्स हैं उनमें हमारा अलग चलता है, इंग्लिश अलग चलेगी, ठीक है, पैडागोजी अलग चलेगी। जनरली तो हमारा दो है, मैथ्स का जो भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो दूसरा चैनल आपको बता दिया जाएगा, पर अभी नहीं, अभी आप बस इस पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।